नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आपने पुस्तकों में इस विषय में अवश्य ही कुछ न कुछ पढ़ रखा होगा और पढ़ना भी चाहिए। स्वाध्याय सफलता की सबसे बड़ी सीढ़ी है और यहाँ सुबोध मंडल लाइव क्लासेज में हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन पर एक अनूठी चर्चा होगी और इस चर्चा से आप अवश्य ही लाभान्वित होंगे, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, यह जो है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन यह एक विषय है, चर्चा का विषय है। आज की हमारी इस चर्चा का विषय है विवेचन का विषय है और यह विषय जो है अत्यंत गंभीर है, सघन है और जटिल है। गंभीरता का अर्थ होता है गहराई और सघनता का अर्थ होता है गहनता। जैसे आप समझिए यह कमरा है और इस कमरे में दो व्यक्ति हैं और फिर किसी कारण से इसमें कुछ व्यक्ति और आ जाते हैं। देखिए, पहले 2 व्यक्ति थे, 6 व्यक्ति और आ गए, 8 व्यक्ति हो गए, तो सघनता जो है बढ़ गई, इसकी गहनता जो है वह बढ़ गई, ऐसे समझना है। एक बागीचे में 50 पेड़ हैं और 150 पेड़ और लगा दीजिए तो पेड़ों की सघनता जो है वह बढ़ जाएगी और बागीचा जो है पहले की अपेक्षा और सघन हो जाएगा, सघनतर हो जाएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन अत्यंत गंभीर, सघन और जटिल विषय। जटिल को अंग्रेजी में कॉम्प्लेक्स कहते, गणित में कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है और वह जो है a+ib के रूप में होता है, जहाँ a और b रियल नंबर को डिनोट करते हैं और i जो है इमेजिनरी नंबर को
डिनोट करती है, यह देखना है। तो यह है जटिलता। जैसे देखिए कि चीनी है, पानी है, नींबू है, अलग अलग हैं तीनों, तो ये सरल है। परंतु पानी में हम चीनी मिला देते हैं, घोल देते हैं, तो यह पहले की अपेक्षा सरल नहीं रहा, जटिल हो गया। उसमें नींबू का रस निचोड़ करके और मिला देते हैं, यह पहले की अपेक्षा और जटिल हो गया। तो जटिलता को ऐसे समझने की आवश्यकता है। पानी सरल है, नींबू का रस सरल है, चीनी सरल है, लेकिन तीनों का मिश्रण जो है वह जो है जटिल हो जाता है, वह सरल नहीं रह जाता है। यह समझने की आवश्यकता है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन अत्यंत गंभीर, सघन और जटिल विषय है, यह हमने देखा है। और ऐसे भी हम इसको समझ सकते हैं कि हिंदी अपने आप में एक विषय है, साहित्य अपने आप में एक विषय है, इतिहास अपने आप में एक विषय है, और दर्शन अपने आप में एक विषय है। तो इतने विषयों का यहाँ मिश्रण है, इसलिए इसकी जटिलता बढ़ गई है। यह जटिल विषय है, यह सरल विषय नहीं है। और हिंदी की गंभीरता इतनी है, साहित्य की गंभीरता इतनी है, इतिहास की गंभीरता इतनी है, दर्शन की गंभीरता इतनी है, गहराई इतनी है। तो अलग अलग इसकी मैं गहराई, गंभीरता बता रहा हूँ। यह काल्पनिक है, लेकिन समझने की दृष्टि से आवश्यक है। हम ज्यामिति वगैरह में भी मानकर चलते हैं कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, इस तरह से। तो हिंदी की गहराई इतनी, साहित्य की गहराई इतनी, इतिहास की गहराई इतनी, और दर्शन की गहराई इतनी। लेकिन जब हम इसको जटिल कर देते हैं, मिश्रित कर देते हैं, मिला देते हैं, तो आप सबकी गहराई को जोड़ लीजिए, तो देखिए इस विषय की गहराई अपने आप बढ़ जाती है। अच्छा, एक जगह केवल हिंदी है, तो हिंदी, दूसरी जगह कहीं साहित्य है, तीसरी जगह कहीं इतिहास है, चौथी जगह कहीं दर्शन है, तो देखिए वह सब विरल स्थिति में है। लेकिन सबको एक ही जगह एकत्रित कर लेते हैं, एक ही जगह पर एकत्रित कर लेते हैं, एक ही स्थान पर एकत्रित कर लेते हैं। तो सभी विषयों के आ जाने से, जैसे कमरे में लोगों की संख्या का उदाहरण देकर मैंने बताया, जैसा कि बागीचे में पेड़ों की संख्या का उदाहरण देकर मैंने बताया, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि यह विषय हिंदी साहित्य, इतिहास, दर्शन सबके एकत्रित होने की वजह से सघन हो उठता है, और इसकी जटिलता भी बढ़ जाती है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन एक अत्यंत गंभीर, सघन और जटिल विषय है। यह सरल विषय नहीं है। और यह विषय मैं प्रारंभ में ही स्पष्ट कर दूं कि यह विषय अपने विषय के अनुरूप, विषय की अपनी प्रकृति के अनुरूप गंभीर अध्येता के लिए है, गहन अध्येता के लिए है,
और सरल अध्येयता के लिए नहीं है। ऐसे ही छात्र छात्राओं के लिए यह विषय है जो अध्ययन के प्रति अत्यंत गहरी रुचि रखते हैं, उनके लिए है। और उन लेखकों के लिए है जो कोई शास्त्रीय पुस्तक लिखना चाहते हैं, चाहे वह हिंदी की ही कोई पुस्तक लिखें या साहित्य लिखें या इतिहास लिखें या दर्शन लिखें या हिंदी साहित्य का इतिहास लिखें। और स्पष्ट रूप से यह कहने की आवश्यकता है कि गंभीर छात्र छात्राओं के लिए यह विषय है, और जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखना चाहते हैं उनके लिए यह विषय है, और जो हिंदी साहित्य के इतिहास को समझना चाहते हैं उनके लिए यह विषय है। और शेष बाकी जो अगंभीर हैं, जिनका लक्ष्य बड़ा नहीं है, गोल बड़ा नहीं है, उनके लिए यह विषय नहीं है। कई प्रश्न आते हैं, इस प्रश्न को छोड़ करके भी दूसरे तीसरे प्रश्नों का उत्तर लिख करके वे परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। मैं तो साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ, और राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जो है थ्योरम वगैरह को, सम वगैरह को प्रूव करता रहा हूँ। तो मेरे लिए यह समस्या नहीं है कि मैं हिंदी से शुरू करूं और दर्शन तक पहुंच जाऊं, या दर्शन से शुरू करूं और हिंदी तक पहुंच जाऊं। परंतु आपकी सुविधा के लिए मैं क्या करूंगा कि राइट हैंड साइड से ही चलूंगा, और फिर सबसे पहले दर्शन की व्याख्या करूंगा, फिर इतिहास की व्याख्या करूंगा, फिर साहित्य की व्याख्या करूंगा और हिंदी की व्याख्या करूंगा, और फिर इसकी समेकित व्याख्या करके इस विषय को अच्छी तरह से स्पष्ट करूंगा। करना यही है जो मैंने बताया है। दर्शन, इतिहास, साहित्य और हिंदी एक एक को समझते हुए और फिर समेकित रूप से, सम्मिलित रूप से सबको समझने की आवश्यकता है, तभी यह विषय स्पष्ट हो सकेगा, अन्यथा यह विषय स्पष्ट नहीं हो सकेगा। यह ध्यान में रखना है। और सबसे पहले मैं दर्शन की बात करूं तो यह दर्शन जो है, यहाँ बताया दर्शन अपने आप में एक विषय है और यह गंभीर विषय है, और यह यहाँ एकाकी नहीं है, अकेला नहीं है। दर्शन को सबके साथ जोड़कर समझने की ज़रूरत है, यह ध्यान में रखना है। यह हिंदी के साथ भी दर्शन जुटेगा, साहित्य के साथ भी दर्शन जुटेगा और इतिहास के साथ भी दर्शन जुटेगा। इसीलिए जुटा हुआ है, जुड़ा हुआ है, इसीलिए वहाँ समझना है। क्योंकि दर्शन जो है यह टॉर्च है, प्रकाश पुंज है, मशाल है, और इतिहास को भी आलोकित करता है, स्पष्ट करता है,
साहित्य को भी प्रकाशित करता है और हिंदी पर भी प्रकाश डालता है। इसलिए इसको एकाकी समझने की आवश्यकता नहीं और दर्शन को सिर्फ इतिहास से जोड़कर देखने समझने की आवश्यकता नहीं। मैं समझ रहा हूँ कि आप इस विषय को बिल्कुल प्रारंभ से और अच्छी तरह समझ रहे हैं। दर्शन, फिलॉसफी और जिसको फलसफा भी कहते हैं, और जो इसको जानता है उसको दार्शनिक कहते हैं, फिलोसोफर कहते हैं। दर्शन क्या करता है? दर्शन दृष्टि देता है। दर्शन दृष्टि के साथ साथ दृष्टिकोण भी देता है। दृष्टि का भी महत्व है और दृष्टिकोण का भी महत्व है। इसको मैं ऐसे समझाता हूँ कि दृष्टि से कोई चीज़ दिख जाती, हम देख पाते हैं कि यह है और यही है, जिसको सम्यक दृष्टि कहते हैं बुद्ध के वचनों में। तो दर्शन वही सम्यक दृष्टि देता है। सर्वांगपूर्ण दृष्टि देता है, जिसकी वजह से, जिसके माध्यम से, जिसके कारण से हम इतिहास को भी भली भांति देख पाते हैं। यह इतिहास है कि इतिहास के नाम पर कोई दूसरी चीज़ परोसी गई है। इतिहास में जो चीज़ आनी चाहिए वह चीज़ आई है या नहीं आई है। फिर यह साहित्य है कि नहीं है, कि साहित्य के नाम पर इसमें दूसरी तीसरी चीज़ों का विवेचन किया जा रहा है। और फिर यह हिंदी का साहित्य है कि नहीं है, हिंदी की सीमा में यह साहित्य समाविष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यह साहित्य अपने आकार में, अपने प्रकार में हिंदी की सीमा का अतिक्रमण कर रहा है, यह समझने की आवश्यकता है। इसको समझे बिना इस विषय को नहीं समझा जा सकता है। तो दर्शन क्या करता है? सम्यक दृष्टि देता है, सर्वांगपूर्ण दृष्टि देता है, जिसके कारण हम क्या करते हैं कि यथार्थ को देख पाते हैं। और यथार्थ कैसा? जो सामान्य यथार्थ है, और जो सामान्य होता है वही व्यापक होता है। तो सामान्य और व्यापक यथार्थ को हम देख पाते हैं इस दृष्टि से। दर्शन वही दृष्टि देता है। और यह दृष्टि ना हो तो हम चीज़ों को सही सही नहीं देख पाएँ, साफ साफ नहीं देख पाएँ। तो दर्शन दृष्टि देता है और दर्शन दृष्टिकोण भी देता है। बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा कि फर्श पर पानी गिरा है और एक स्थान पर खड़े होकर देखने से फर्श पर गिरा हुआ पानी नहीं दिखाई देता है, परंतु
दूसरी जगह पर खड़े होकर देखने से या बैठ कर देखने से या फिर झुक कर देखने से वह पानी जो है गिरा हुआ फर्श पर दिखाई देता है। होता है क्या है, स्थान बदल लेने से कोण बदल जाता है। गणितीय सिद्धांत है, वैज्ञानिक सिद्धांत है, ध्यान में रखिएगा। आप ये बिंदु पर खड़े हैं तो वहाँ से जो किसी चीज़ को देख रहे हैं, जो एंगल बन रहा है, जो कोण बन रहा है, जैसे ही स्थान परिवर्तित करेंगे, बदलेंगे, बी बिंदु पर आएंगे, सी बिंदु पर आएंगे, डी बिंदु पर आएंगे, ई बिंदु पर आएंगे। आप जितनी जगहें बदलेंगे, जितने स्थानों को बदलेंगे और उस दृष्टि को केंद्रित करके देखेंगे तो सबके कोण अलग अलग होंगे। तो स्थान बदलने से कोण बदलता है। तो जब कोण बदल जाता है देखने का तो उसी को दृष्टिकोण कहा जाता है। और मैंने बताया कि एक पानी गिरा हुआ है फर्श पर, एक जगह पर खड़े होकर देखते हैं तो वो पानी नहीं दिखाई देता है, लेकिन दूसरी जगह से खड़े होकर देखते हैं तो वह पानी दिखाई देता है। तो यह है दृष्टिकोण। दृष्टिकोण का एक दूसरा अर्थ विचारधारा भी होता है। विचारधारा का भी बहुत महत्व है और दृष्टि सम्यक विचार को कहते हैं। लेकिन दृष्टिकोण जो बताया यथार्थ में और विचारधारा को भी कहते हैं। विचारधारा को समझने की आवश्यकता है। जिस विचारधारा की वस्तु है उसी विचारधारा से देखने पर वह वस्तु स्पष्ट होगी और उसकी हम सही सही व्याख्या कर पाएंगे। कोई कहानी जो है मार्क्सवादी दृष्टि से, प्रगतिवादी दृष्टि से लिखी गई है और उस कहानी को हम स्वच्छंदतावादी दृष्टि से देखेंगे, सौंदर्यवादी दृष्टि से देखेंगे तो वह कहानी स्पष्ट नहीं हो सकेगी। जैसे हम तेल को मीटर से नहीं माप सकते और कपड़े को लीटर से नहीं माप सकते, तो कपड़े को मीटर से मापेंगे और तेल को लीटर से मापेंगे। तो हमारा मीटर स्केल जो है, हमारा पैमाना जो है, हमारा मापदंड जो है, किस चीज़ को हमको मापना है उसके अनुसार होना चाहिए। तो यह हमको समझने की आवश्यकता है। तो विचारधारा का भी महत्व है। और दर्शन क्या करता है कि हमें बताता है, सही सही व्याख्या करना बताता है, विश्लेषण करना बताता है। सही सही व्याख्या या सही सही विश्लेषण करना हमें कौन बताता है? दर्शन बताता है। और वह व्याख्या क्या है, वह विश्लेषण क्या है? मुख्य रूप से कारण कार्य है। कोई भी कार्य होता है, कोई भी घटना घटित होती है, बिना कारण के कार्य नहीं होता है। अकारण कोई घटना घटित नहीं होती है। यह समझना। तो कबीर क्यों उस समय में आविर्भूत हुए और आज कालिदास क्यों नहीं आविर्भूत हो रहे? आज मुक्तिबोध जैसा कवि क्यों नहीं अवतरित हो रहे हैं? उनका आविर्भाव नहीं हो रहा है। सबके पीछे कोई न कोई कारण हुआ करता है, तब वह कार्य होता है। तो कारण और कार्य की सम्यक व्याख्या करना, यह हमें कौन सिखाता है? दर्शन सिखाता है। और इसमें दर्शन में प्रकृति समरूपता का नियम होता है।
जब परिस्थिति एक जैसी होगी तो एक जैसा कार्य होगा, और परिस्थिति परिवर्तित होगी तो परिवर्तित परिस्थिति के अनुकूल ही कोई कार्य होगा। हम देखते हैं, सुबह उठते हैं और छत से पानी टपक रहा होता है, छप्पर से पानी टपक रहा होता है, उल्टी से पानी टपक रहा होता है, और देखते हैं सभी घरों की छतों से पानी टपक रहा है, छप्परों से पानी टपक रहा है, सभी घरों की उल्टियों से पानी टपक रहा है। हम सोए हुए थे रात में, पता नहीं चला कि वर्षा हुई थी, लेकिन सुबह पानी को टपकते हुए हम समझ जाते हैं ओ रात में वर्षा हुई थी। ज़मीन पर गीलापन देख करके भी, कहीं कहीं पानी जमा हुआ देख करके भी हम समझ जाते हैं कि वर्षा हुई थी। तो ये घने काले बादल को देखने के बाद हम समझ जाते हैं कि वर्षा होने वाली, और छिटपुट बादल को देखते हैं और हल्के उजले बादल को देखते हैं तो समझ जाते हैं कि वर्षा नहीं होगी। तो ये परिस्थितियां हैं, समान परिस्थिति में समान कार्य होते हैं। परिस्थिति के परिवर्तित हो जाने पर परिवर्तित परिस्थिति के अनुरूप कार्य होते हैं। और कारण कार्य के तो प्रकृति समरूपता नियम दर्शन हमें बताता है, कारण कार्य नियम हमें दर्शन बताता है। और दर्शन हमें क्या करता है कि निरीक्षण की क्षमता देता है, ऑब्जर्वेशन की क्षमता देता है। हम ऑब्जर्व कर पाते हैं अच्छी तरह से, और फिर क्या करते हैं कि इसमें प्रैक्टिकल तो करना संभव नहीं हो पाता है, प्रयोग करना तो संभव नहीं हो पाता है, लेकिन हम निरीक्षण अवश्य करते हैं। तो यह है, इन कारणों से दर्शन हमें क्या करता है कि सम्यक दृष्टि देता है, सर्वांगपूर्ण दृष्टि देता है, और जिससे हम सम्यक विचार कर पाते हैं। यह दृष्टिकोण भी देता है, विचारधारा भी देता है, जिससे हम समान व्यापक यथार्थ को जान पाते हैं, बुझ पाते हैं, समझ पाते हैं। और भी इस पर आगे हम चर्चा करेंगे, और आप अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें तो आपको भी सहूलियत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।